बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 233 एक साथ सुन चुके हैं और अब 234 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। उसे सफर आखिरत पर रवाना कर दिया। तो ये बात थी। सिल्विया ने एक तवील सांस ली। इसी बिना पर तुम इतने पुरयकीन थे कि लकी अपने बाप तक नहीं पहुंची होगी। जिस सफर पर वो रवाना हुई है उसकी एक ही मंजिल होती है और ये वो मंजिल है जो कभी तब्दील नहीं होती। तो अब तुम ही बताओ कि ओली बाबड़ लकी के बारे में पूछे तो उसे क्या जवाब दूं? बाद में बताऊंगा, मैंने कहा। पहले तो मुझे ये बताओ कि ओली बाबड़ ने तहदीब को क्यों कैद कर रखा है। सिल्विया बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तहदीब को उसने कैद कर रखा है? उसके ख्याल में तो ये एक राज है जिसकी तुम्हें हवा तक नहीं लग सकती। मेरे ऊँटों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस किस्म की खुशफहमियां तो किसी शख्स को जहन्नुम वासिल कर सकती हैं। मुझे वाकई हैरत है। सिल्विया बुड़बुड़ाई। तुम आखिर कौन सी बातों से वाकिफ हो? एक बात से वाकिफ नहीं हूँ और वही इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी उलझन बनी हुई है। शायद तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सको। जिस बात से तुम वाकिफ नहीं हो शायद वो मेरे इल्म में भी नहीं होगी। बहरहाल तुम पूछो, मुझे मालूम हुआ तो जरूर बताऊंगी। ओली बाबड़ मेरा जानी दुश्मन है। अगर उसने मुझे जिंदा क्यों निकल जाने दिया? हालांकि वो चाहता तो बासानी मुझे मार सकता था क्योंकि मैं पूरी तरह उसके रहमो करम पर था। ओहो, मैं समझी थी कि कोई बड़ी बात होगी। तुम तो बहुत छोटी सी बात करके तशवीश में मुब्तला हो गए। हो सकता है तुम्हारी नज़र में ये कोई मामूली बात हो मगर मेरे लिए बहुत अहम है। वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें ज़िक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे मंसूबे मालूम करके उन्हें नाकाम बनाएगा। इसलिए पहले उसने अपनी बेटी को और अब मुझे तुम्हारे साथ लगाया है। मैंने नफी में सारी लाया। ये तो वो बात है जो बज़ाहिर नजर आती है लेकिन असल बात कुछ और है और मैं उसकी जुस्तजू में हूँ। अपनी बातें तुम खुद बेहतर समझ सकती हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। सिल्विया ने बेबसी से कहा। अब इसमें एक उलझन का और इजाफा हो गया है। वो मुझसे ये बात क्यों छुपाना चाहता है कि तहदीब उसकी कैद में है? मुझे हैरत हो रही है। सिल्विया बुड़बुड़ाई। आखिर तुम छोटी छोटी बातों को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हो? अगर बड़ी बड़ी बातों को अहमियत दूंगा तो क्या कमाल करूंगा। बड़ी बड़ी बातों को तो हर शख्स अहमियत देता है। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। कहीं तुम इनफरादियत पसंदी के खब्त में तुम मुब्तला नहीं हो? सिल्विया ने चौंक कर कहा। यह बहुत बुरी बीमारी होती है। मैं किसी भी किस्म के खब्त में मुब्तला नहीं हूँ। दर हकीकत इन छोटी छोटी बातों के पसे पर्दा बहुत बड़े बड़े अज़ाइम कार फरमा है और मैं लाइल्मी पसंद नहीं करता। बेखबरी में उठाया हुआ कोई कदम नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अगर मुझे ओली बाबड़ के अज़ाइम का इल्म हो जाए तो मैं बेहतर तौर पर उसके खिलाफ काम कर सकूंगा। मुझसे तो उसने यही कहा है कि मुस्तकबिल करीब में तुम्हारे अज़ाइम जानने की कोशिश करूं, इस तरह कि तुम मेरी तरफ से मशकूक तक ना हो पाओ। ठीक है, मैंने कहा। जल्दी या बदेर ये अकदा भी खुल ही जाएगा। तुम ये बताओ कि तहदीब का क्या हाल है? उससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी? सिर्फ उस रोज जब उसे वहां लाया गया था। वो दिमाग माउफ कर देने वाली अद्वियात के जेर असर थी और हमने उसे ट्रीटमेंट दिया था। ये बात तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं उस इमारत में मौजूद था? उस वक्त कितनी बातें हो सकती थी, सिल्विया ने कहा। फिर शायद गुफ्तगू में ऐसा कोई मोड़ भी नहीं आया था। अगर उस वक्त मैं तुमसे तहदीब के बारे में सवाल करता तो क्या तुम मुझे बता देती? मैंने सिल्विया से पूछा। सिल्विया ने चंद लम्हे गौर करने के बाद नभी में सारी लाया। नहीं, उसने कहा। तुम्हारे पूछने के बावजूद मैं इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करती। मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया और अब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। क्यों? वो इसलिए कि तुम जैसे आदमी से मैं ये तवक्को नहीं कर सकती थी कि तुम कभी मेरा नाम जाहिर करोगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। इसके अलावा अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। तुमसे मुझे ये उम्मीद है कि तुम उन पर कोई कारी ज़रब लगाने में कामयाब हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। उस वक्त तो तुम खुद कैदी थे। तुमसे क्या तवक्को की जा सकती थी? और मादी के कारनामों के सिवा तुम्हारे पास और था ही क्या? हाँ, अब तुम आज़ाद हो। यकीनन कुछ ना कुछ कर गुजरोगे। ये आज़ादी भी तो मैंने अपने बल पर हासिल नहीं की। मालूम नहीं क्यों उसने खुद ही मुझे फरार करा दिया।
इससे तुम्हारी कद्दावर शख्सियत का अंदाजा होता है। तुम्हें कैद करके भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अब तुम वही बात कर रही हो जो थोड़ी देर कबल मैं कर रहा था। ये नुक्ता कि उसने मुझे छोड़ क्यों दिया बहुत अहम है। तुम्हारे लिए अहम होगा, सिल्विया ने मुंह बिगाड़ कर कहा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस वक्त ओलिवर अपने मंसूबे की नाकामी पर अपने बाल नोच रहा होगा। जब तुम और तहजीब एक ही इमारत में थी तो उससे दोबारा तुम्हारी मुलाकात क्यों नहीं हुई? वो वहाँ कैदी और उसे तय खाने में रखा गया है, सिल्विया ने कहा और मैं चौंक पड़ा। वहाँ तय खाना भी है? हाँ, सिल्विया ने कहा, लेकिन उस पर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं वो बुरे वक्तों के लिए तय खाने जरूर तामीर कराते हैं। वाकई मुझे इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम तो वहाँ कैद नहीं थी, तुम खुद तय खाने में जा सकती थी। मुझे कोई गैर जरूरी हरकत करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अगर कोई जरूरत होती तो मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं थी। ये बात लकी के इल्म में भी रही होगी कि तहजीब वहाँ कैद है। मैंने पूछा। न सिर्फ इल्म में थी बल्कि वो उससे ये मालूम करने की कोशिश भी कर रही थी कि फार्मूलों की नकलें कहाँ हैं। क्या कह रही हो? मैं हैरत से मुंह फाड़ कर रह गया। सिल्विया की इस बात ने मेरे ज़हन के दरीचे वाह कर दिए थे और अब मालूमात मुझ पर वादे होने शुरू हो गए थे। उन्हीं फार्मूलों का जिक्र है जो तुमने अमेरिकी हुकूमत के हवाले किए हैं, सिल्विया ने कहा। जो फार्मूले अमेरिकी हुकूमत के हवाले कर दिए गए उनका क्या जिक्र, और अब वो हमारे पास कहाँ? तो क्या तुमने वाकई उन फार्मूलों की नकलें करा के अपने पास महफूज नहीं रखी? सारी गुफ्तगू तो तुम्हारे सामने ही हुई थी और मैंने बताया था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे क्या मालूम था कि तुम सच बोल रहे थे? मैं तो समझ रही थी कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है। ये हकीकत है कि हमारे पास उन फार्मूलों की कोई नकल नहीं, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि ओलिवर ने क्या खेल खेला है। पहले उसने मुझ पर यह जाहिर किया जैसे उसे मेरी बात पर यकीन आ गया है, लेकिन दर हकीकत वो भी यही समझ रहा था कि फार्मूलों की नकलें मेरे पास मौजूद हैं। उसने तहजीब को भी यही मालूम करने के लिए अगवा किया होगा। मेरे बारे में तो वो अच्छी तरह जानता है कि मेरी ज़बान नहीं खुलवाई जा सकती और मुझे छोड़ने की वजह यही है। पहले उसने लकी को मेरे पीछे लगाया और अब तुम्हें भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन फार्मूलों की कीमत चौंके अरबों डॉलर तक पहुंचती है, इसलिए ओलिवर की राल टिपक पड़ी। बिलाशुबा यही बात है, वरना वो मेरी खातर इतनी जहमत न करता और मुझे पहाड़ी सिलसिले में ही मरवा देता। लेकिन ना तो उसने और ना ही अंकल राबील ने मुझसे फार्मूलों के सिलसिले में कोई बात की। अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें चाहिए था कि मुझे वाज़ेह हदायत दे देते। ओलिवर ने महज एहतियातन ही तुमसे फार्मूलों का जिक्र करने से गुरेज किया होगा और हारून राबील को भी मना कर दिया होगा। ऐसा उसने इस इम्कान के पेश नज़र किया होगा कि कहीं लाइल्मी में मेरे सामने तुम्हारे मुंह से फार्मूलों के बारे में कुछ निकल ना जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मैं मोहतात हो जाता और वो कीमती फार्मूले जो उसके ख्याल में मेरे पास हैं उसे ना मिल पाते, जिसके नतीजे में वो उन अरबों डॉलर की रकम से महरूम हो जाता जो उसके ख्याल में उसे मिलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। मगर सबसे ज़्यादा तशवीश मुझे तहजीब की तरफ से पैदा हो गई है। मालूम नहीं फार्मूलों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वो उस पर कैसे कैसे तशद्दुद कर रहे होंगे। उस पर ज़्यादातर देनी दबाव डाला गया है। ओलिवर ने लकी को सख्ती से हदायत की थी कि उस पर जिस्मानी तशद्दुद ना किया जाए। मेरा अंदाजा है कि उसने तुम्हारे खौफ से ये हदायत जारी की होंगी। फर्ज करो तहजीब को कोई नुकसान पहुंच जाए और तुम्हें उसका इल्म हो जाए, तो क्या तुम उसका इंतकाम नहीं लोगे? इंतकाम तो मैं अब भी लूंगा। ओलिवर को एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। उसकी ये जुर्रत कैसी हुई कि उसने तहजीब पर हाथ डाला? मुमकिन है किसी मौके पर तहजीब के हवाले से वो तुम्हें ब्लैकमेल करने का इरादा रखता हो। उसकी फितरत के पेश नज़र ये बाईद क्यास भी नहीं है, लेकिन अत्तल इम्कान वो यही चाहेगा कि तुम्हारे जरिए ही उसे मतलूबा मालूमात हासिल हो जाए। तुमने अभी तक खाना तो नहीं खाया होगा? सिल्विया ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, और फिलहाल मुझे खाने की कोई खास ख्वाहिश भी नहीं है। अगर तुम अपने लिए मंगवाना चाहो तो मंगवा लो। थोड़ा बहुत तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, सिल्विया ने कहा और फोन रूम सर्विस को खाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। आज शाम मैंने ओलिवर को शामी कौंसलेट के एक मुलाजिम से मिलते देखा था। तुम्हें उस बारे में कुछ इल्म है? मुझे कारोबारी बातों से उलझन होती है, सिल्विया ने मुंह बनाकर कहा, इसलिए मैं उनमें ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेती। कारोबारी बातें? मैंने हैरत से कहा। मैं शामी कौंसलेट का जिक्र कर रहा हूँ, इसमें कारोबारी बातें कहाँ से नाज़िल हो गई? ओह, वो वहाँ क्या करने जा रहे हैं? सिल्विया ने कहा। यहाँ तो तुमने उनका कारोबार तबाह कर दिया, लेकिन शाम में भला वो क्या कारोबार करेंगे? मेरी हैरत में इजाफा हो गया।
वहाँ तो वैसे ही कारोबार के मौके नहीं हैं, और फिर इस मकसद के लिए दीगर ममालिक कम तो नहीं हैं जहाँ कारोबार के बेहद मौके हैं। मुझे ये सब नहीं मालूम, सिल्विया ने बेजारी से कहा। मुमकिन है किसी और हुकूमत से उनका मुआहदा ना हो सका हो। हुकूमत से मुआहदा? मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गई। गोया शाम की हुकूमत से उनका मुआहदा भी हो चुका है। हाँ, सिल्विया ने बेइतनाई से कहा। मगर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? इस बात को तो बहुत अरसा गुजर चुका है, कोई नई बात तो नहीं है। ओ मुझे बताओ सिल्विया, प्लीज मुझे बताओ। ये तो अच्छा हुआ ओली बावड़ की वजह से ये बात मेरे इल्म में आ गई। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, कह तो दिया कि मुझे कारोबारी बातों से वहशत होती है। सिल्विया जुन जला गई। जरूर होती होगी, मैं अंदाजा कर सकता हूँ, लेकिन इस कारोबारी मुआहदे के बारे में तुम्हें जितना भी मालूम है मुझे बताओ। पता नहीं तुम किस किस्म के आदमी हो, ओली बावड़ से छलांग लगाकर कारोबारी मुआहदे के पीछे पड़ गए। कोई जवाब देने से कबल ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा चूंकि अंदर से बंद था, इसलिए मैंने उठकर दरवाजा खोला। वेटर खाना लाया था। चंद मिनट इसी में गुजर गए। वेटर खाना मेज पर चुनकर चला गया तो मैं दोबारा सिल्विया की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो मेरी बेचैनी भांप गई और मुस्कुरा कर बोली, खाना तो शुरू करो, मुझे जो कुछ मालूम है बता दूंगी, पहले खाना तो खाओ। अब मेरे लिए खाना खाना और भी मुश्किल हो गया था, मगर उससे जल्द से जल्द मालूमात हासिल करने के लिए मैंने कुछ कहे बगैर खाना शुरू कर दिया। हारून राबिल और ओली बावड़ के इशराक से शाम में कोई कारोबार शुरू करने की खबर मेरे लिए खासी धमाका खेज थी। शाम की सरहद पर इसराइली फौजें जमा थी और यह बात पूरी दुनिया के इल्म में थी कि यहूदी मुसलमानों के दुश्मन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बावजूद शाम की हुकूमत ने एक यहूदी से क्यों मुआहदा कर लिया और उसे अपने मुल्क में कारोबार करने की इजाजत किस तरह दे दी। मैंने महसूस किया कि सिल्विया बड़े गौर से मुझे देख रही है। मैंने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसके होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कहाँ खो गए थे? उसने मैनीखेज लहजे में कहा। जब से तुम्हें तहजीब के बारे में मालूम हुआ है, खोए खोए से दिखाई देने लगे हो। मामला ये बहुत संगीन है सिल्विया, मैंने संजीदगी से कहा। तुम मुझसे वाकिफ हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें यकीनन ये गम सताने लगा होगा कि इस कारोबार की आड़ में अरबों के खिलाफ कोई साजिश होगी। मैं सियोनी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उनके पास साजिशों के अलावा और कुछ नहीं रखा। तो होने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? इन साजिशों से तुम्हारी अपनी जात पर तो कोई आंच नहीं आ रही। मामला अगर मेरी जात का होता तो मुझे इतनी तशवीश ना होती। हाँ, मामला तो अरबों का है जो खुद कुछ नहीं कर सकते बल्कि दूसरों पर तकिया किए बैठे रहते हैं, सिल्विया ने जहरीले लहजे में कहा। मैंने जख्मी निगाहों से सिल्विया की तरफ देखा तो वो गड़बड़ा गई। ठीक है, ये तुम्हारा जाती मामला है, मुझे क्या? मालूम नहीं क्यों तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। किसी और ने कहा होता तो मैं उसे जवाब भी दे देता। तुम्हें क्या कहूँ? मैं माफ़ी चाहती हूँ, सिल्विया ने सर झुका कर कहा। मेरे कहने का वो मकसद नहीं था जो तुमने समझा। अच्छा, अब खाना तो खाती रहो, मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ताकि उसके तासुफ में किसी कदर कमी वाक़ हो। खाने ने क्या कसूर किया है? मुझे इस मुआहदे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, सिल्विया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। बस इतना मालूम है कि अंकल राबील ने वहाँ कोई दवा साज फैक्ट्री कायम करने के लिए शामी हुकूमत से मुआहदा किया है। दवा साज फैक्ट्री? मैंने मुतैराना लहजे में कहा। यह तो बड़ी अनहोनी बात है। मुआहदा हुए तो अरसा हुआ, अब तो वहाँ काम भी शुरू होने वाला है। मैंने अंकल राबील और ओली बावड़ को बातें करते सुना था। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। हारून राबील की एक उम्र हथियारों के कारोबार में गुजरी थी, अब उसका अचानक दवा साजी की तरफ माइल हो जाना ताज्जुब खेज था। कारोबार तो खैर आदमी कोई सा भी कर सकता है, लेकिन दवा साज फैक्ट्री का क़याम, और वो भी शाम जैसे मुल्क में, बड़ी इनहोनी बात थी। उस दवा साज फैक्ट्री के पस पुश्त कोई साजिश कार फरमा थी जिसका मुझे सुराग लगाना था। बात अगर वहाँ से शुरू होती जहाँ मैंने हारून राबील का कारोबार तबाह किया था, तब भी कोई गुंजाइश निकल सकती थी। मगर सिल्विया के बयान से मालूम हुआ था कि उससे बहुत पहले हारून राबील ने शाम में दवा साज फैक्ट्री कायम करने का न सिर्फ फैसला किया था बल्कि इस ज़िम्मे में अमली इक़दाम भी कर डाले थे। इसका मतलब यही था कि वो पहले ही से किसी बड़े चक्कर में था। क्या ऐसे भी मुमकिन है कि ओली बावड़ या हारून राबील में से कोई तुमसे खुद ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करे? दफतन मैंने सिल्विया से पूछा। नहीं, सिल्विया ने कहा। तय ये हुआ कि मैं खुद ही राब्ता करूं तो करूं, वरना मुझसे कोई राब्ता नहीं करेगा, और मैं भी उस वक्त ट्रांसमीटर इस्तेमाल करूंगी जब कोई अहम इतला देनी होगी। ठीक है सिल्विया, मैंने उठते हुए कहा। अब मैं जा रहा हूँ, दिन में किसी वक्त आऊँगा। मुझे इस हाल में छोड़ कर जा रहे हो? मेरे पास किसी किस्म का सामान तक नहीं है। रात तो यूं ही गुजार लो, कल दिन में बकिया इंतजामात करेंगे। उस वक्त तक मुमकिन है सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाए। नहीं,
तुम मुझे तन्हा छोड़ कर मत जाओ, तन्हाई में मुझे वहशत होने लगती है और डर लगेगा। डर किस बात से लगेगा? यहाँ कौन तुम्हारा दुश्मन है और फिर किसी को ये मालूम भी तो नहीं कि तुम हो कहाँ। डर लगने के लिए जरूरी है कि कोई वजह भी हो? बगैर किसी वजह के भी तो आदमी खौफजदा हो सकता है, और फिर बदले हुए हालात के तहत तो मेरा खौफजदा होना एक फितरी बात है। ये एक भरा पूरा होटल है, कोई वैराना नहीं, और एहतियात के तौर पर तुम दरवाजा अंदर से बंद रखना। क्या इस वक्त तुम्हारा जाना जरूरी है? रात यहीं गुजार लो, सुबह चले जाना। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जाए बगैर काम हो जाए। मैंने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर बूढ़ के होटल के नंबर डायल किए। बूढ़ ने मेरी आवाज़ पहचान ली। तुम कहाँ हो चीफ? बूढ़ ने कहा। उसकी आवाज़ में बेचैनी झलक रही थी। बड़ी हंगामा खेज खबरें हैं। मैं होटल ड्रीम लैंड में हूँ। मैंने उसे कमरा नंबर बताते हुए कहा, फोन पर बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, तुम खुद ही मेरे पास चले आओ। मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। क्या पीटर को भी साथ ले आऊँ? वो कहाँ है? मेरे कमरे में ही मौजूद है। हम दोनों बड़ी बेचैनी से तुम्हारे मुंतजिर थे। ठीक है, उसे भी ले आओ, कोई हरज नहीं। फोन बंद करके मैं सिल्विया की तरफ मुड़ा। मैंने अपने साथियों को यहीं तलब कर लिया है, अब शायद मुझे जाने की जरूरत ना पड़े। ये इतना मेरे लिए बहुत खुश आइंदा है, सिल्विया ने मुस्कुरा कर कहा, और अब मैं खासा सुकून महसूस कर रही हूँ। तुमने ये सोचा है लेकिन इस तरह कब तक काम चल सकेगा? मैंने तशवीश से कहा। इस वक्त तो मैंने काम चला लिया, लेकिन जल्द या बदेर मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। शायद अंकल राबील के खिलाफ काम करके मैं अपने ज़मीर पर बोझ महसूस कर रही हूँ, और ज़मीर की ये खलश मुझे खौफ ज़दा कर रही है। सिल्विया ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हें किसी किस्म की खलश महसूस नहीं करनी चाहिए। तुम किसी फर्द के खिलाफ काम नहीं कर रही हो, तुम बुराई के खिलाफ नबर्द आजमा हो। तुम्हारे ज़मीर को तो मुतमईन होना चाहिए। वजह ये है कि उनके बहुत से एहसान है मुझ पर। मेरी परवरिश, तरबियत और तालीम उन्हीं की मरहून मिन्नत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। दुनिया के वो लाख बुरे सही, मगर मेरे साथ तो उन्होंने कभी कोई बुराई नहीं की। मैं तो उनके एहसानात के बोझ तले दबी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ क्या तुम्हारे साथ मिलकर मैं एहसान फरामोशी की मुर्तकिब नहीं हो रही? सिल्विया बहुत मगमूम नजर आ रही थी। उसका लहजा बुझा बुझा सा था। मैं सिल्विया के नज़दीक जाकर बैठ गया। उसके शाने पर होले से थपकी देकर बोला, मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर हो और लोगों की जिंदगियां बचाना तुम्हारा फर्ज है। यही एक ख्याल तो मुझे सहारा दिए हुए है, वरना मैं डगमगा जाती। तुम्हें क्या मालूम कि मैं किस कश्मकश में गिरफ्तार हूँ। साबित कदम रहने के लिए मुझे कितनी जिद्दोजहद करना पड़ रही है। एक बात याद रखना सिल्विया, मैं तुम पर किसी किस्म का जबर नहीं करूँगा। तुम अपने हर अमल के लिए आज़ाद हो। अगर तुम वापस जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मुझसे ऐसी बातें मत करो। उसने अपना सर मेरे शाने पर टिका दिया। ऐसी कोई बात भी मुझसे मत करो जो मुझे कमज़ोर करे। मुझे हौसले की ज़रूरत है और ये हौसला तुम मुझे अता करोगे। वो मेरे शाने पर सर रखे सिसकियां ले रही थी। उसका जिस्म ओले ओले लर्द रहा था और मैं दिल ही दिल में उसके हौसले की तारीफ कर रहा था। जिस कशमुकश में वो मुबतला थी, यकीनन शुरू ही से उसमें मुबतला रही होगी, मगर उसने जितने एतमाद से सब कुछ किया था उसकी वजह से मुझे एक लम्हे के लिए भी अंदाज़ा नहीं हो सका था कि वो तज़ब्ज़ब नामी किसी कैफियत का भी शिकार हो सकती है। मैं तो हकीकतन यही समझ रहा था कि वो उन लोगों से बुरी तरह बदजन हो चुकी है। उसके बदजन होने वाली जिद्दोजहद से मैं बेखबर था, और बेखबर रहता अगर उसकी कुव्वत बर्दाश्त यूं अचानक जवाब ना दे जाती। मैं उसे ओले ओले थपकियां देता रहा, उसके बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करता रहा, और फिर मैंने उसकी पेशानी चूम ली। तुम बहुत अजीम हो सिल्विया, मैंने सरगोशी में कहा। नेक नीति से तुम जो आदम लेकर निकली हो उसे पाया तकमील तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऑपरेशन जरूरी हो जाए तो डॉक्टर को झिझकना नहीं चाहिए। डॉक्टर अगर झिझक जाए तो मर्द काबू से बाहर भी हो सकता है। मुझसे ऐसी बातें करते रहो अलियार खान। सिल्विया आंखें बंद किए रुक रुक कर बोली, तुम्हारी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज मुझे मजबूत कर रहा है। आंखें खोलो सिल्विया, तल्ख खाए की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराओ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। सिल्विया मुझसे अलहदा होगी। जो तलख घूंट मैंने लिया है उसे हल्क से तो उतारना ही पड़ेगा। तलख घूंट अगर तुम हकीकत को कह रही हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक सही इकदाम को तलख घूंट से तशबीह दे रही हो तो मुझे इतराज़ है। मैं अपने साथ शायद तुम्हें भी परेशान कर रही हूँ, और शायद तुम पर मेरा इतना भी हक नहीं। ना तुम खुद परेशान हो और ना मुझे परेशान कर रही हो। ये वक्ती जज्बाती कैफियत है जो गुजर जाएगी, और जो कुछ तुम करोगी उस पर तमाम उम्र फख्र करोगी। तुम्हारे साथ ही आने वाले होंगे, उनके आने से कबल ही मुझे अपना हुलिया तब्दील कर लेना चाहिए, सिल्विया ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। सिल्विया के बाथरूम से बरामद होने से कबल ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो तवक्को के मुताबिक दरवाजे पर बूढ़ और पीटर ही थे। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया
तुम उस लड़की से मिलने आए कि हम लोगों को भूल ही गए, बुढ़ ने शिकायती लहजे में कहा। उसी वक्त सिल्विया बाथरूम से बरामद हुई और बुढ़ की निगाहें उस पर जम गई। सिल्विया ने उसे भी हेलो कहा, मगर बुढ़ के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वो मुंह फाड़े सिल्विया को घूरे जा रहा था, जबकि पीटर ने उसे जवाब में हेलो कहा था। तुम शायद मुझसे कुछ कह रहे थे बूढ़, बिलाकर मुझे दखल अंदाजी करनी पड़ी। मैंने उसे इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब किया था। हम पर मुसीबतें नाज़िल हो रही हैं और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। बूढ़ ने जैसे अपनी महवियत से चौंक कर बेसाख्ता कहा, इससे किसी ढंग की बात की तवक्को करना फजूल है। मैंने वसीले लहजे में पीटर से कहा, तुम बताओ क्या बात है। पीटर ने एक उचटती हुई निगाह सिल्विया पर डाली, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। पीटर के अंदाज में कतरे हिचकिचाहट महसूस करके मैंने कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है बिला खौफ व खतर कहो। सिल्विया का ताल्लुक हारून राबील से था, मगर अब ये हमारे साथ मिल गई है। ओलिवर के आदमियों ने उस बंगले पर छापा मारा था जहां तुम और लकी ठहरे हुए थे। पीटर ने कहा, ओह, ये ठीक उस वक्त की बात है जब तुम सिल्विया के साथ क्लब से फरार हुए थे। वो जबरदस्ती बंगले में घुस आए और उन्होंने वहां तोड़ फोड़ करने के अलावा मेरे आदमियों पर तशद्दुद भी किया। उन्हें लकी आवड़ की तलाश थी और वो इसी सिलसिले में पूछगछ कर रहे थे। फिर तुम्हारे आदमियों ने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा। उन्होंने लाइल्मी जाहिर करते हुए ये कहा कि तुम दोनों वहां से कल रात निकल गए थे और अभी तक एक की भी वापसी नहीं हुई है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस स्टेज पर ओलिवर तक लकी की मौत की खबर पहुंचे। तुम्हारे आदमी खासे अक्लमंद हैं, मैंने कहा। इसी बात की तो रोटी खाते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें यूं ही अदा नहीं की जाती। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। ओलिवर के आदमियों ने पूरे बंगले की तलाशी ली और फिर धमकियां देते हुए रुखसत हो गए। उनकी धमकियों की परवाह मत करो और बंगले से अपने सब आदमी हटा दो। बात यहीं खत्म नहीं होगी मिस्टर एलन ग्राम, पीटर ने कहा, और उसके मुंह से मेरे लिए ये नाम सुनकर सिल्विया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसे महसूस किया, मगर मैंने अपनी तवज्जो पीटर पर ही मरकूज रखी, जो सिल्विया के चौंकने से बेखबर अपनी बात जारी रखे हुए था। उसके थोड़ी देर बाद नाइट क्लब से मेरे हम शक्ल को अगवा कर लिया गया। क्या? मैंने चौंक कर कहा, यानी अपनी दानिश में उन्होंने तुम्हें अगवा कर लिया? मेरे लिए ये बड़े शर्म की बात है, पीटर ने कहा। आखिर मेरी अपनी भी कोई साख है। मुझे तवक्को नहीं थी कि ओलिवर इतनी तेजी से हरकत में आएगा। ताम ये उसकी हद से बड़ी हुई बुखलाहट का नतीजा है। मालूम भी तो हो कि वो किस बात पर इतना बुखलाया हुआ है। आज उसने ये किया है, कल इससे भी बढ़कर कुछ कर सकता है। नहीं, ये इम्कान नहीं, मैंने कहा, और उसे सिल्विया से मुलाकात के बाद से पेश आने वाले वाकयात बता दिए। बूढ़ हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। माफ करना चीफ, ये ओलिवर तो बहुत गौदी आदमी है। किस कदर अहमकाना मंसूबा बनाया है। खैर ये तो मत कहो, मैंने कहा। मंसूबा तो उसने बड़ी जहानत से मुरतब किया था, बस हद से बड़ी हुई खुद इत्मीनानी उसे ले डूबी। उसने एक ही पहलू नजरअंदाज कर दिया और वहीं चोट खा गया। उसे तुम उसकी बेवकूफ़ी से ज्यादा उसकी बदकिस्मती भी कह सकते हो। अगर उसके खिलाफ अब भी कुछ ना किया गया तो उसके हौसले बढ़ते ही चले जाएंगे, पीटर ने कहा। ओलिवर ने जल्दबाजी में जो इक़दामात किए हैं उसे जल्दी उनके गलत होने का अंदाजा हो जाएगा। मेरे ख्याल में अब वो मजीद हमाकते नहीं करेगा। उसके खिलाफ हमने जो मंसूबा बनाया था उस पर कब अमल करोगे? पीटर ने पूछा। अब वो मंसूबा काबिल अमल नहीं रहा। उसे निमटने के लिए कोई और ही तदबीर सोचनी पड़ेगी। तो गोया अब तक हमने जितनी मेहनत की थी वो रायगां साबित हुई, पीटर ने कहा, और उसके लहजे में मायूसी थी। मुमकिन है ओलिवर अमेरिका से निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो शाम का ही रुख करेगा और हमें भी उसके ताक़ुब में शाम रवाना होना पड़ेगा, जबकि मेरे पास कागजात तक नहीं है। सवाल ये है कि वो यहाँ से बचकर निकले ही क्यों? पीटर बोला। उसे यहीं क्यों ना खत्म कर दिया जाए? हम इसी बात के लिए कोशां हैं मिस्टर पीटर, और फर्ज करो हम कामयाब हो गए तब भी मुझे तो अमेरिका से निकलना ही होगा। क्या इस काम में तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम्हारे साथ मुश्किल ये है कि तुम मेकअप तब्दील करते रहते हो। बहरहाल जिस मेकअप में यहाँ से निकलना चाहो उसकी तस्वीरें फराम कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते तक तुम्हें कागजात तैयार होकर मिल जाएं। वो शाम वाला क्या मामला है चीफ? बूढ़ ने पूछा। शाम जैसे मुल्क में किसी सनत का लगाना इंतहाई अहमकाना बात है, और फिर हारून राबील जैसे बड़े कारोबारी शख्स से इस किस्म की हमाकत की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यकीन है कि वो दरपर्दा कोई साजिश कर रहा है, और साजिश भी यकीनन बड़ी होगी, वरना वो इतना पैसा जाया ना करता। और तुमने इस सिलसिले में कोई कदम उठाने का फैसला किया है? सबसे पहले तो हमें मुकम्मल मालूमात हासिल करनी होगी। सिल्विया की मालूमात चूंकि बहुत सरसरी हैं, लिहाजा मैंने सोचा है कि शाम के कौंसल जनरल से मिलकर ही बात बन सकती है। इतने लंबे बकेड़े में पड़ने की जरूरत क्या है? पीटर से रहा नहीं गया और वो दरमियान में बोल पड़ा। ओलिवर के साथ उसका भी सफाया हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा।
मैं उसे क्या बताता कि मैं दरअसल कौन हूँ और इतने लंबे बखेड़े में क्यों पड़ रहा हूँ। वो अभी तक मेरी असल शख्सियत से ना वाकिफ था और उसका ना वाकिफ ही रहना बेहतर था। मैं उसे कारोबारी तौर पर मफलूज कर देना चाहता हूँ मिस्टर पीटर। उसने मेरे साथ कारोबारी बददियानती की थी और मैं उसे सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शाम के कौंसल जनरल से तुम किस हैसियत से मिलोगे और वो तुम्हें मालूमात क्यों कर फराहम कर देगा? मेरे पास ऐसे गुर मौजूद हैं कि मैं उससे बआसानी मतलब की मालूमात हासिल कर सकूंगा। अगर तुम हुक्म करो चीफ तो तुम्हारे ये खादिम इस सिलसिले में कोई कोशिश करे। बुड ने कहा। नहीं बुड, मामले की नोयत ऐसी है कि मुझे खुद ही उसे देखना पड़ेगा। कल सुबह ही मैं उससे मिलकर देखूंगा, मुमकिन है काम बन ही जाए। और मैडम की रिहाई के लिए तुमने क्या सोचा है? उसके लिए भी कुछ सोचूंगा, लेकिन पहले हारून राबील वाला मामला निपटा लूं, ये ज्यादा अहम है। रात तुम यहीं गुजारोगे चीफ? बूढ़ ने बगैर सरसरी अंदाज में कहा, मगर उसके लहजे में छुपी हुई मानवियत मुझसे पोशीदा ना रह सकी। हाँ, मैंने उसी के लहजे का नोटिस लिए बगैर संजीदगी से कहा, रात में यहीं गुजारूंगा और सुबह तुम मेरी जगह लेने यहाँ आ जाओगे। मेरे दिन में 2-3 मंसूबे हैं, मैं उन पर गौर कर लूं और मुझे उम्मीद है कि सुबह तक मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। तुम्हारे आदमी इमारत की निगरानी तो कर रहे होंगे? निगरानी तो हो रही है चीफ, मगर ऐसी निगरानी से क्या फायदा कि हम किसी का ताकुब भी नहीं कर सकते। ये फायदा क्या कम है कि हम उस इमारत में तहजीब की मौजूदगी के बारे में पूरी यकीन है। कुछ देर बाद पीटर और बूढ़ चले गए। सिल्विया अब नॉर्मल नजर आ रही थी और उस कैफियत से निकल आई थी जिसमें वो कुछ देर कबल अचानक ही गिरफ्तार हो गई थी। अब तुम सो जाओ सिल्विया, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मुझसे हमदर्दी कर रहे हो? सिल्विया मुस्कुराई। नहीं, मुझे नींद आ रही है। खाने के बाद काफी पीने की आदी हूँ जो आज रह गई। मैंने उससे कुछ कहे बगैर फोन पर काफी लाने को कहा और फिर उससे बोला, हारून राबील तुम्हारा सरपरस्त है। अगर तुम कहो तो मैं उसे रियायत देने को तैयार हूँ। मैं अपने सरपरस्त को बहुत अजीम रूप में देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर अफसोस मेरी ये ख्वाहिश अमली जामा नहीं पहन सकती। बददियानती करना उसके नजदीक कोई जुर्म ही नहीं। आदमी किसी काम को बुरा समझे तभी तो उसकी इस्लाह की तवक्को की जा सकती है, लेकिन जो शख्स इस किस्म की गैर इखलाकी हरकतों को आर्ट का दर्जा देता हो उसके सुधरने की तवक्को रखना इबस है। तुम उनके साथ जो चाहो सलूक करो, मेरी वजह से उनसे कोई रियायत मत बरतना। काफी आई और सिल्विया ने 2 प्यालियों में काफी बनाकर एक प्याली मेरी तरफ बढ़ा दी। मालूम नहीं कैसे उस वक्त मैं जज्बात के रेले में बह गई थी। मेरी उस जज्बाती कैफियत की वजह से तुम्हें जिस ज़हनी खौफ से गुजरना पड़ा उसके लिए मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। सिल्विया ने कोशिश की थी कि उसकी आवाज़ से किसी जज्बे का इजहार न होने पाए, लेकिन मैं साफ देख रहा था कि वो अब भी मगमूम है। मैं उसके लिए मुतासिफ था, मगर उसके लिए कुछ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उसके मसले का हल दुनिया के किसी भी शख्स के पास नहीं था। तुमने एक बुराई को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है सिल्विया, और हर वो शख्स जिसमें अच्छाई का थोड़ा सा भी जज्बा मौजूद हो मेरा दोस्त है। तुम तो इस मैदान में बहुत आगे बढ़ गई हो। यकीन करो मुझे तुम पर रिश्क आता है। मुस्तकबिल में अगर कहीं मैंने तुम्हारा जिक्र किया तो इस फख्र के साथ करूंगा कि मुझे तुम्हारी दोस्ती का एजाज हासिल था। तुम मेरा दिल रखने के लिए ये बातें कर रहे हो? सिल्विया फीके से अंदाज में मुस्कुराई। वरना तुमने तो खुद अपनी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर रखी है। हम दोनों में यही तो फर्क है। मैंने अपने जज्बात के मुताबिक फैसला किया था और तुमने एक बुराई को खत्म करने के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी। इस एतबार से तुम्हें मुझ पर सबकत हासिल है। सिल्विया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला तो मैं गुफ्तगू करने का फन भी सीख जाऊंगी। मेरा ख्याल है मैंने एक दुरुस्त बात कही है। मैं संजीदगी से बोला। मैंने किसी गलत बात को सही साबित करने की कोशिश तो नहीं की। तुमने अपने जोरे बयान से एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया। वरना कहाँ एक छोटा सा फैसला और कहाँ पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए वक्फ कर देना। दोनों में भला क्या मुकाबला। ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है, मैंने बेपरवाही से कहा। अरे हाँ, दफतन सिल्विया ने चौंक कर कहा। वो शख्स जिसका नाम पीटर है तुम्हें एलन ग्राम के नाम से मुखातिब कर रहा था। ये क्या चक्कर है? चक्कर वगैरह कुछ नहीं, बस मैंने उस पर अपनी असली शख्सियत जाहिर नहीं की है। क्यों? वो तो तुम्हारा साथी है। क्या तुम उसे काबिले एतमाद नहीं समझते? ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उसे नाकाबिले एतमाद समझूं। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी शख्सियत ज्यादा लोगों पर जाहिर हो। वो ओली बावड़ की दुश्मनी में मुझसे मिल गया है। उसका काम हो जाएगा तो फिर हम दोनों के दरमियान कोई वास्ता नहीं रहेगा। उसकी सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो बस मैं एक ऐसा हथियार हूँ जिससे वो अपने दुश्मनों पर कारी ज़रब लगा सकता है। मैं और ओली बावड़ आपस में टकराएंगे
तो दोनों में से एक का नुकसान तो जरूर होगा। अगर नुकसान ओली बावड़ का हुआ तो पीटर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई मुझे नुकसान पहुंच गया या मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा तो पीटर को सिर्फ इस बात का दुख होगा कि ओली बावड़ को कोई नुकसान क्यों ना पहुंच सका। मेरे नुकसान का उसे या तो कोई अफसोस नहीं होगा या अगर हुआ भी तो जरा देर के लिए होगा, और उसके बाद फिर वो किसी ऐसे आदमी की तलाश शुरू कर देगा जो ओली बावड़ के खिलाफ उसका साथ दे सके। अब तुम ही बताओ कि मुझे उस पर अपनी शख्सियत जाहिर करने की क्या जरूरत है। ये तो ठीक है, सिल्विया ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी मौके पर वो तुम्हारी असल शख्सियत से आगाह हो जाए। मेरी कोशिश है कि वो मेरी असल शख्सियत से बेखबर ही रहेगा, लेकिन अगर आज़ादी तौर पर वो मेरे बारे में जान लेता है तो मुझे इसकी भी ज्यादा परवाह नहीं होगी। खैर होगा, सिल्विया बोली। तुमने बुढ़ से कहा था कि तुम्हारे ज़हन में 2-3 मंसूबे हैं जिन पर गौर करने के बाद तुम कोई हतमी फैसला करोगे। हाँ मैंने कहा था, दरअसल मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाला हूँ, मगर मुझे कुछ मालूमात की ज़रूरत है। मुझे बहुत सी बातें मालूम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बातों से मैं लाइल्म हूँ। तुम्हें जो भी पूछना हो पूछ लो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे काम की बात कौन सी होगी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे क्या पूछूं जो मेरे काम आ सके। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम ये तो बता ही सकोगी कि क्या उस इबारत में दाखिल होना मुमकिन है जहाँ मुझे कैद रखा गया था। मेरे ख्याल में ओली बावड़ की मर्जी के खिलाफ ये मुमकिन नहीं। पहले की बात और थी, मगर आजकल वहाँ सख्त पैरा है और खून खराबा किए बगैर वहाँ दाखिल नहीं हुआ जा सकता। मेरा भी अंदाजा यही था, मैंने सर हिलाकर कहा। खैर तुम ये बताओ कि अगर इमारत में ओली बावड़ मौजूद ना हुआ तो वहाँ का करता धरता कौन होता है, कौन जिम्मेदार होता है? उसका नाम अल्बर्ट है। पहले वो न्यूयॉर्क का नामी ग्रामी गुंडा था, फिर अंकल राबील ने उसकी खिदमात हासिल कर ली,